एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आते हैं बच्चों। यार देखो, बहुत सारी थ्योरीज आई स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, कई सारी फेल हो गई, और अब जो करंट थ्योरी है वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरीज गड़बड़ थी, जिनमें फ्लॉज थे, उनको पढ़ेंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, साथ साथ लिखते आना बच्चों प्लीज, नहीं तो तुम बीच में रुकाओगे मुझे। इसके पोस्टुलेट्स क्या थे? पोस्टुलेट मतलब बंदे ने क्या कहा। एवरी मैटर, साथ साथ लिखते आना बच्चों, इज कंपोज ऑफ very small particle. It is composed of very small particles called atoms, which take part in chemical reaction. Chemical reaction में कौन पार्ट लेता है? एटम्स। दूसरा उसने कहा, एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। सही है गलत है? हाँ, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। मतलब इट इज मेड, इट इज नॉट इनडिविजिबल, इट इज नॉट इनडिविजिबल। ठीक है गाइस? इनडिविजिबल मतलब इट कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर, तो वो गलत है। अब एटम्स, सर एक बार आप फर्स्ट दिखा दोगे सर? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स differ from each other. They differ from each other in their properties and masses. And masses. While atoms of same element are identical in every aspect. सही है या गलत है? क्यों? आइसोटोप्स, उनका मास अलग होता है, एंड दे आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोबार्स भी दिक्कत है, क्योंकि आइसोबार्स के हिसाब से दे शुड बी हैविंग डिफरेंट मासेस। आइसोबार आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास। आई विल रिपीट वंस मोर, आइसोटोप हो गए सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोबार हो गए सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, बट डिफरेंट पी एन एन। ठीक है ना? मास दोनों का सेम, और अटोमिक नंबर, अटोमिक मास सेम, अटोमिक नंबर डिफरेंट, दोज आर आइसोबार। एंड सेम अटोमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, दोज आर आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स आर ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है? एलिमेंट के बारे में किससे पता चलता है? बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर प्रोटॉन सेम है तो हम क्या कहेंगे? द एटम्स आर ऑफ द सेम एलिमेंट। क्लियर है? इफ द प्रोटॉन्स आर सेम देन द एटम्स आर ऑफ सेम एलिमेंट। प्रोटॉन्स अलग, एटम्स आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है? ग्रेट। तो थर्ड पॉइंट इज रॉन्ग। फोर्थ, एटम्स of different elements can combine in simple ratios to form compounds. सिंपल मोल रेशो या मास रेशो। जैसे H2O में फॉर एवरी वन ऑक्सीजन एटम देयर आर टू हाइड्रोजन एटम, मतलब दैट रेशियो इज फिक्स्ड।
2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, रेशियो इज फिक्स। जैसे तुम्हारा मोल रेशियो फिक्स है, वैसे ही मास रेशियो भी फिक्स है। फॉर एवरी 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन देयर आर 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है कि 2 मोल हाइड्रोजन का मतलब 2 ग्राम, और 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब 16 ग्राम। क्लियर है? गुड। एटम्स, तो फोर्थ पॉइंट इज करेक्ट, atom can neither be created nor destroyed, can neither be created nor be destroyed। ये भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गलत हो गया है। ठीक है गाइस, ये था हमारे डाल्टन थ्योरी। हाँ, हाँ। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं कैथोड रेज। इन्हें क्या बोलते हैं? कैथोड रेज। बेटा इसमें हमने क्या किया, ये हमने लिया, ये हमने लिया नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, तो ये हमारा हो गया कैथोड। कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल, एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल। अभी बता रहा हूं, दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब। इट इज बेसिकली अ ट्यूब जिसके अंदर गैस प्रेजेंट इज वेरी लेस। इट कंटेन्स गैस at low pressure. Low pressure simply means amount of gas is very less। ठीक है बच्चों, और हमने क्या किया, एनोड के पीछे हमने क्या लगा दिया, फ्लोरोसेंट मटेरियल। आइडिया इज कि अगर यहाँ पे कुछ चीज टकराएगी इट विल बिगिन टू ग्लो। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला? हाँ, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। हाँ, क्या कह रहे हो? हिट फ्लोरोसेंट मटेरियल का मतलब ये है कि अगर उस पर कोई चीज टकराएगी इट विल बिगिन टू ग्लो। या काइंड ऑफ। ओके, अब आते हैं पार्शियली। पार्शियली इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड का मतलब समझते हो? खाली। is partially evacuated to tube called discharge tube। ये क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, व्हेन क्या हो गया, हाई वोल्टेज was applied, जब ने हाई वोल्टेज अप्लाई करी टू इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड क्या, एनोड एंड कैथोड, एंड गैस प्रेशर वाज रिड्यूस्ड, अंदर प्रेशर बहुत कम कर दिया डिस्चार्ज ट्यूब के, और हाई वोल्टेज लगा दिया, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, इलेक्ट्रिक करंट flows। A stream of particles, stream of particles move from, they move from नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड से एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स निकला किस तरफ, टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारा क्या होता था, एनोड। क्योंकि these rays are coming from cathode, these rays are called cathode rays। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि they are originating from cathode, because they start
from cathode and at anode. And at anode. After passing through hole in anode, they strike किसको? ZNS की coating, that fluorescent material, guys, and bright spot is observed. Bright spot is observed. Okay, guys. This strike ZNS, zinc sulfide coating. Okay. ये जो हमारी कैथोड रेज है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? These cathode rays are stream of particles. हाँ है ना? These cathode rays are stream of fast moving electrons. ये electrons हैं जो हमारे move कर रहे हैं from cathode to anode. These cathode rays are electrons. Properties of cathode rays. Properties इसकी क्या है? Properties of cathode rays. पहला, they travel in straight line. They travel in straight line. They show heating effect. I mean, when they strike, they generate heat. Heat is generated. ठीक है? They show heating effect. When they strike something, they heat it up. Okay? These consist of material particles. And fourth, there is effect of electric field on it. Idea is on application of electric field. Electric field मतलब तुमने चार्जेस ले आए एक तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, राइट? मतलब तुम ऐसे मान के चलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, तुमने यहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज लगा दी, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, सो दे विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. समझ आ रहा है? हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर कैथोड रेज जा रही है फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड यू अप्लाई electric field, so it will be deviated या deflected towards the positive. हाँ हाँ, पहले obviously. तो वही मैं लिख रहा हूँ, on application of electric field they get deflected towards positive plate. This shows that cathode rays are negatively charged. तभी तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई है, हाँ है ना? तो we have identified what is the charge on cathode rays. It is negative. Clear है? हाँ बेटा बोलो. Material particles. नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Effect of magnetic field. On application of magnetic field, hold on a sec. On application of magnetic
they get deflected in direction expected for negative particles. मतलब यहां से भी हमें पता चलता है कि the particles are negatively charged. Got it? मतलब जिस डायरेक्शन में नेगेटिव पार्टिकल्स को जाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे, ये भी उधर ही जा रहे होते हैं. नेक्स्ट 6. सर एक बार आप थोड़ा ऊपर मतलब कर दोगे सर? श्योर. चार्ज टू मास रेशियो. चार्ज टू मास रेशियो समझ से क्या होता है? चार्ज ऑन अ पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ पार्टिकल. इसे ई बाय एम रेशियो बोलते हैं. ई इज द चार्ज, एम इज द मास ऑफ particle. This ratio of particles of cathode ray is, यहां तक नोट कर लिया बच्चों? इधर बेटा नोट कर लिया? सर फिफ्थ के बाद वाला कर रहे हूँ सर. तो इसके बाद वाले को कर रहे हो? ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड. ये रहा. इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब. मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में तुम कोई भी गैस रखो, कैथोड रेज में, मतलब आइडिया हर एक से जो कैथोड रेज बन रही है वो तुम्हारी सेम होगी. ठीक है? ये भी ये चीज जो मैं कह रहा हूं ना कि कैथोड रेज की जो ई/एम रेशियो है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस विच इज पुट इनटू द डिस्चार्ज. कोई भी गैस पुट करो डिस्चार्ज ट्यूब में, जो कैथोड रेज है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी ई/एम रेशियो इज सेम. गैस पे डिपेंड नहीं कर. समझ में आया नहीं आया? या ना तो गैस पे डिपेंड कर रही है या ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ कैथोड. ठीक है? और इसकी ई/एम रेशियो क्या आती है बाय द वे फॉर कैथोड रेज? हम कहेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹, मास 9.1 इंटू 10⁻31 केजी. केजी में ले रहे हैं. ओके. व्हेन यू डू दैट, व्हेन यू टेक चार्ज बाय मास, इट कम्स आउट 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी. मास मैंने किस में लिया है बेटा? मास कितना था? केजी में. 9.1 इंटू 10⁻31 केजी. जो हम उसमें पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहां पे हमने 10⁻28 ग्राम लिखा था, इफ यू रिमेम्बर. गुड. अ क्वेश्चन गाइस, सिंपल क्वेश्चन है. एन ऑयल ड्रॉप हैज चार्ज. ऑयल ड्रॉप how many electrons does the oil drop have? बताओ बच्चों, बेसिक क्वेश्चन है. बताओ गाइस. हम कहेंगे भाई यूनिटरी मेथड है, अगर इतना चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है? तो इतने चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? Q is equal to any वाला फॉर्मूला है. हाँ, Q is equal to any वाला फॉर्मूला है. एनी क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू चार्ज इक्वल टू एनी. हाँ कह सकते या यू कैन, लेकिन इज बेटर, मेरे को तो आई प्रेफर दिस. ओके. ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 4. हाँ है ना? समझ आया नहीं आया? गुड. अभी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी करी, ये किसने करी? इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड
by by J. Thomson. वो भी आगे आएगा, डोंट वरी। पहले हम डिस्कवरी पढ़ रहे हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की। उसके बाद हम देखेंगे वंस दे हैड बीन आइडेंटिफाइड हाउ एक्चुअली दे आर प्लेस्ड इनसाइड अ एटम। ठीक है, तभी आते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या एनोड रेज, या देयर इज अनदर टर्म फॉर इट, कैनल रेज। ओके, गोल्डस्टीन used a perforated cathode। perforated का मतलब समझते हो, जिसमें होल्स होते हैं। स्पेलिंग क्या है? perforated, PRFOSTEIN। आइडिया उसने एक परफोरेटेड कैथोड लिया एंड ही ऑब्जर्व। सर ये आपने क्या वर्ड लिखा है, गोल्ड? स्टीन, STEIN, दैट्स द नेम ऑफ द गाय। ओके सर। ही यूज्ड अ परफोरेटेड कैथोड। छेद, जिसमें छेद होते हैं, स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, परफोरेटेड। ही ऑब्जर्व्ड rays streaming behind cathode। उसने कहा कैथोड के पीछे भी कुछ रेज जा रही है, कैथोड के पीछे भी रेज हैं। वन सेकेंड। हाँ बेटा, कौन सा रेज, कहाँ है रेज? स्ट्रीमिंग बिहाइंड कैथोड, दीज वर कॉल्ड एनोड रेज या कैनल रेज। क्यों इन्हें एनोड रेज बोला गया? क्योंकि इट वॉज थॉट दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनोड एंड गोइंग टूवर्ड्स कैथोड। Properties of anode rays। Properties of anode rays, पहला, travel in straight line। 2, consist of material particles। deflected by electric field। अब इनपे चार्ज क्या है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ओके, it indicates that it indicates that they are positively charged, हाँ है ना? That is why they are deflected towards a negative plate। Next, on application of magnetic field, they get deflected in direction expected for। इनपे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पार्टिकल, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव पार्टिकल्स को जाना चाहिए उसी डायरेक्शन में ये जा रहे थे। फिफ्थ, अनलाइक cathode rays, the positively charged particles depend on nature of gas present
in discharge tube. मतलब these are gas dependent. Actually ये जो हैं they were not protons, they are simply positively charged ions. क्लियर है यहां तक? अभी बताता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। श्योर। मुझे बताओ, सुनते आना बच्चों, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं और उसमें से इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिए, क्या बनेगा? H+। H एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या बनेगा? यार H में तुम H+ बनेगा, राइट? मुझे बताओ H में कितने प्रोटॉन होते हैं? एक। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0। हाँ है ना? और H में से अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, डू यू रियलाइज व्हाट यू विल गेट इज H+, एंड H+ इज नथिंग बट प्रोटॉन। हाँ है ना? गुड। दिस इज नथिंग बट प्रोटॉन। अगर हाइड्रोजन गैस लेते हो और उससे जो एनोड रेज बनी वो देखते हो, दे आर प्रोटॉन्स। लेकिन सपोजिंग मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मतलब हाइड्रोजन एटम से जो एनोड रेज बनी, दोज आर प्रोटॉन। अगर मैं N की बात कर लेता हूं, बेटा N में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? सारणी निकाल ले, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले। N में से तुमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका से एक ही होता है, तो Na+, कैन यू से दिस इज प्रोटॉन? नो। दिस इज, इसमें कितना होता है? Na1123 होता है ना बच्चों? देर आर 11 प्रोटॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। So this is a positively charged ion, but it is not a proton. समझ में आया नहीं आया? Getting the idea or not? एक प्रोटॉन तो एक्स्ट्रा है ना? हाँ, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, करेक्ट। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं अगर तुम्हारे पास Mg टाइप का लो। मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ, गेटिंग गिविंग आइडिया ऑफ थिंग्स। Mg अगर लोगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, एक नहीं निकलेगा। तो तुम ये जो कह रहे हो कि एक प्रोटॉन ज्यादा होगा, वो भी जरूरी नहीं है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ग्रेट। सर पॉजिटिवली चार्ज आयन से उनमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे पर सिर्फ प्रोटॉन ही होंगे? हाँ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोटॉन्स ही हो। Positively charged ions doesn't necessarily mean only protons. तो ज्यादा होंगे। Protons more than electrons. That's what you are trying to convey. And that is why they have got a positive charge and they are going towards cathode. समझ आया नहीं आया? गुड। लेकिन हमारे जो एनोड रेज हैं फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, वो एक्चुअली क्या है? प्रोटॉन। दैट्स ग्रेट। लेट अस गो अहेड। 6, द चार्ज टू मास रेशियो, ई बाय एम रेशियो की बात कर रहा हूं बेसिकली मैं। इट डिपेंड्स ऑन गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। बोलो हाँ है ना? ये चीज समझ आई नहीं आई? भाई ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन से जो हमारा एनोड रेज बनी, उनकी चार्ज टू मास रेशियो कुछ और होगी, इसकी चार्ज टू मास रेशियो कुछ और होगा। इट इज डिपेंडेंट ऑन द गैस टेकन इन डिस्चार्ज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो उसका क्यों नहीं था डिपेंडेंट? क्योंकि उससे सभी से इलेक्ट्रॉन ही निकल लेते बाहर। कैथोड जो एनोड की तरफ गए वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स गए, यहाँ पे आयन जा रहे हैं। आयन जिसमें प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है। ये बात अलग है, प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। समझ गए? एंड some of the positively charged particles, some of the positively charged particles carry multiples rather, multiples of fundamental unit of charge. आइडिया इज जरूरी नहीं है कि चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 नहीं हो। जैसे यहाँ पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज कितना है? प्रोटॉन वाला चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। यहां पे भी चार्ज कितना है?
सेम 1.6 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि प्रोटॉन्स हमारे पास 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है। एक्स्ट्रा जो प्रोटॉन है उसकी वजह से चार्ज आ रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन अगर मैं mg लेता हूँ उसमें चार्ज कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो वही है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज हमारा क्या हो गया, द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। उसका मल्टीपल भी वो कैरी कर सकता है। आगे चलें। गुड। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज के ब्रैकेट में डाल सकते हैं ना, क्या? 1.67। हाँ हाँ हाँ, द चार्ज टू मास रेशियो of anode rays is maximum when hydrogen gas is taken in discharge tube. Idea is hydrogen gas is taken in discharge tube, क्योंकि हाइड्रोजन एटम से हमारा क्या एनोड रेज बन रही है बच्चों, प्रोटॉन्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और प्रोटॉन्स की ईवाइम रेशियो इज मैक्सिमम फॉर एनोड रेज। एनोड रेज को अगर देखोगे, आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद कैथोड रेज, एनोड रेज में जो ईवाइम रेशियो है वो मैक्सिमम तब आती है जब हाइड्रोजन गैस को लेते हो डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि यहां पे जो मास है वो क्या होगा, मिनिमम। वहां पे ज्यादा होता है। हाँ, बाकियों में मास ज्यादा हो जाएगा, चार्ज कम रहेगा। ठीक है ना? ग्रेट। दिस दिस shows that positive ions formed formed from hydrogen is lightest। यही बताया था मैंने अभी। These positively charged particles, these positively charged particles are called protons। E by m for proton is equal to 9.58 into, अरे यार ये तो पढ़ने में नहीं आ रहा, 9.58, ये 5 है बच्चों, टू 10⁻⁴ कूलम पर केजी। ओके गाइस, याद रखो मास ऑफ प्रोटॉन इज रफली 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों? इज, हाँ बेटा बोलो। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁹, 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर केजी। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिवाइड करके देख लो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को, यही आएगा 1837। ठीक है? गुड। नोट, कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, लेकिन जो ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, एनोड रेज डिपेंड ऑन गैस टेकन इन डिस्चार्ज, वो गैस से आ रहे होते हैं, तो दे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, ये एनोड से नहीं आ रहे होते। और हम बोल देते हैं कि दीज आर एनोड रेज। और आपने तो बोला था कि उनने नाम ही इसलिए रखा था। हाँ, they assumed it is coming from anode, but it's not. It's coming from the gas taken in discharge tube, right? Proton was discovered by Goldstein. Discovery of neutron. Neutrons were, या was कर देते हैं, was
covered by Chadwick. He bombarded thin foil of Be with alpha particle. बेरिलियम तो पता होगा, अल्फा पार्टिकल्स नहीं पता होगा. Alpha particles are simply helium nucleus, not helium atom, helium nucleus. मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दो. That is alpha particle. So they are positively charged and observed neutral particles having mass of beryllium with alpha particles having mass slightly greater than proton, slightly greater than proton. तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया भी था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है. दैट्स व्हाट आई सेड. ठीक है ना. तो ये जो पार्टिकल्स है न्यूट्रल पार्टिकल्स, इसको नाम क्या दिया गया? न्यूट्रॉन्स बच्चों. सर उसमें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों नहीं होंगे न्यूक्लियस में। हाँ, तो आते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. इसके मॉडल को बोला गया प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, या इसका एक और नाम था वाटरमेलन मॉडल. इसने कहा एटम इज अ स्फीयर. He said atom is a sphere of positive charge with electrons embedded in it. कि ये एक sphere of positive charge है. This is a sphere of positive charge and the electrons are embedded in that. Clear है यहाँ तक? Got that or not? It assumed. सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दोगे? Sure. It assumed mass of an atom uniformly distributed over atom. कि एटम का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे हुए हैं, लाइक दैट रेजिन्स इन अ प्लम पुडिंग मॉडल. ठीक है ना गाइस. पुडिंग के अंदर, पुडिंग समझते हो? हाँ, उसके अंदर रेजिन्स जैसे हम डाल देते हैं, तो इट इज जस्ट लाइक दैट. दोज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्टिंग एज रेजिन्स इन अ पुडिंग. समझ गए गाइस? ये रहा. कोई डाउट किसी बच्चे को? आई डोंट थिंक सो. याद करने का है. ये मॉडल फेल हुआ जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा. रदरफोर्ड मॉडल. Rutherford bombarded a very thin gold foil with high energy alpha particles. Alpha particles मैंने तुम्हें बताया था. What are they? Helium nucleus, or we can also call it helium doubly ionized atom.
हीलियम एटम जिसमें डबली आयनाइज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक चुके हैं। हीलियम गैस होते ही 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस ओनली। ठीक है गाइस, एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स हटे हुए हैं, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव चार्ज। हाँ बोलो। अरे AC1 कर दो सर वो वाला। हाँ बेटा, श्योर। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन पे बच्चों। कौन सा ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। ऑब्जर्वेशन पहला, उसने सिंपल काम क्या किया, ये गोल्ड फॉइल लिया और इसके ऊपर क्या देके मारा, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स, most of the alpha particles passed through gold foil undisturbed या undeflected। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। दूसरा, a small fraction of alpha particles were deflected by small angles। हाँ बेटा, and a very few alpha particles, a very few alpha particles, कितने फ्यू, 1 in 20,000 बाउंस्ड बैक। बाउंस बैक मतलब deflected by nearly 180 degree। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेट मी जस्ट ड्रॉ डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये है हमारा क्या, 1 सेकेंड, पहले इसे नोट कर लो। नोट कर लिया हर एक ने या कर रहे हो? सर सेकंड पॉइंट देखना है सर। श्योर, ये लो, थैंक यू सर। ये हमारी गोल्ड फॉइल है, दिस इज अवर गोल्ड फॉइल। हम कहेंगे अल्फा पार्टिकल ज्यादातर तो सीधे निकल गए, ज्यादातर सीधे निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए एज पर स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, एंड वेरी फ्यू रिट्रेस्ड देयर पाथ, जिस पाथ से आए थे वापस वहीं चले गए। तो कंक्लूजन्स क्या है, ये जिसने एक्सपेरिमेंट किया इससे कंक्लूड क्या किया उसने, कंक्लूजन्स। स्टार्ट करें, ऊपर कर दूं? ग्रेट। थर्ड पॉइंट लिख रहे थे, कंक्लूजन्स बच्चों, कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। Here, as most of the alpha particles passed straight through निकल गए, हाँ है ना, undeflected, undeflected, they pass straight through, it means most of the atom is empty, atom has a lot of empty space, fine। Second, since some alpha particles were deflected, their
must be a positively charged body in an atom, जो कि उसे रिपेल कर रही है, रिपेल कर रही है इसलिए वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ है ना? तो बाकी की नहीं होगी। हाँ, तो बाकी की नहीं होगी। बाकी क्या? पहली जो क्योंकि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। कुछ हैं जो उसके पास में आ गए, किसके? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के पास में आ गए। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज, फिर बताता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मस्ट बी concentrated in very small volume. Rutherford called it Rutherford called it nucleus. Okay, and see, radius of atom is of order 10 is to the minus 10 meter, and nucleus is of order 10 is to the minus 15 meter. Okay, fine guys. भाई देखो, रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड करा? उसने कहा ज्यादातर अल्फा पार्टिकल, देखो ये है गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल से उसने निकाला कि एटम में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स कैसे अरेंज है। उसने कहा अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। हमने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हिट करा किस पे? गोल्ड फॉइल पे। अब गोल्ड फॉइल में जो एटम है उसके अंदर देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। नहीं तो जो अल्फा पार्टिकल्स है उनकी स्पीड क्या हो जानी चाहिए थी? स्लो हो जानी थी चाहिए थी, एंड इट शुड हैव टर्न। हाँ है ना? देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड द गोल्ड एटम्स, जिसके थ्रू अल्फा पार्टिकल निकल गए। अब कुछ टर्न कर गए, इसका मतलब देयर शुड बी सम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो अल्फा पार्टिकल जो कि खुद पॉजिटिवली चार्ज है उसको रिपेल कर रहे होंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करो, एटम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी एंड देयर इज सम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इनसाइड द एटम। क्या हम कह सकते हैं दिस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज ऑक्यूपाइंग वेरी लेस स्पेस इनसाइड द एटम? राइट, गुड। तो ये चीज थी, और उसने कहा ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये क्या है? न्यूक्लियस। गॉट इट गाइस? वो लक पे मैटर है, रोल कौन सा लग बेटा? लक पे मैटर हो रहा है, कभी हो जाए कभी हो जाए। 1 सेकेंड। हाँ, इसमें अल्फा पार्टिकल का कोई रोल नहीं है। अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा खाली स्पेस है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्पेस थ्रू। अल्फा पार्टिकल का रोल नहीं है, अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है वो अब उस पे लग रहा है तो डिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, अल्फा पार्टिकल तभी डिफ्लेक्ट हो रहे हैं जब वो न्यूक्लियस के पाथ में आ गया। मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ मॉडल, मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। मोस्ट मास ऑफ एटम, मोस्ट मास ऑफ एटम, एक मिनट रुक जाओ, एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड, जो अभी मैंने लिखा है वही उसी चीज को मैं फिर से लिख रहा हूं, इज कंसंट्रेटेड इन very small space or in atom called nucleus। उसने कहा कि ऑलमोस्ट सारा मास एटम का कहां पे है बच्चों? इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, और जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ठीक है ना गाइस? एटम बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, और सारा मास, ऑलमोस्ट सारा मास ऑफ एटम इज इनसाइड द न्यूक्लियस। तो अगर न्यूट्रॉन्स है उनका भी मास ज्यादा होता है।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का कम होता है। तो उसने कहा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे बोथ रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस at very high speeds in circular paths called orbits. समझ आया नहीं आया? Third, electrons are held to nucleus. Electrons are held to nucleus by electrostatic force of attraction. समझ में आया भाई? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इतना समझ आ रहा है? एंड दे आर हेल्ड टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से दूर क्यों नहीं जाने जा पा रहे? कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, दे आर अट्रैक्टिंग वन अनदर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है दो ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है गाइस? ग्रेट। अब एक काम करते हैं, आइसोटोप्स याद है गाइस क्या होता था? सेम प्रोटॉन्स different neutrons, same number of protons and different number of neutrons, same number of protons, different number of। बात पूछनी है हाँ बेटा बोलो। सर। तो कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ एकदम बाउंस बैक कैसे हो रहे हैं? बेटा बाउंस बैक इसलिए कर गए क्योंकि अगर हमारा ये न्यूक्लियस है, अगर ये जा रहा है यहाँ पे तो यहाँ से ये डिफ्लेक्ट होगा, और अगर ये आ गया एग्जैक्ट पाथ ऑफ न्यूक्लियस में तो वो तो कुछ रिबाउंड पास कर, कैसे हो रहे हैं स्ट्रेट? क्योंकि ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। अब तुम यहां से भेजोगे तो वो सीधे निकल जाएंगे। एकदम पास से आ रहे हैं, जो बिल्कुल पास से जा रहे हैं न्यूक्लियस के, टच करके एकदम। हाँ मतलब हाँ टच तो कहीं नहीं रहे, वो रिबाउंड कर रहे हैं। वो टच वो बन गया आइडिया, तो उससे पहले ही वो रिबाउंड कर जाएगा यहाँ से। और जो जा रहे हैं हल्के से डिफेक्ट हो रहे हैं वो न्यूक्लियस के पास से जा रहे थे। समझ गए? हाँ बोलो। जो उसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होंगे उससे तो हिट करेगा वो, उससे तो डिफेक्ट होगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत छोटा होता है तो दे पास स्ट्रेट थ्रू। हाँ बेटा। इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड पर घूम रहे हैं तो हाँ। वो एनर्जी भी तो लूज कर रहे हैं, तो दैट्स अभी हम बोर मॉडल पे नहीं आए बेटा, बोर यही कह रहा है। ठीक है, गिव इट टाइम, गिव इट टाइम। ठीक है, अभी आएगा। रदरफोर्ड मॉडल भी फेल हुआ है। ओके, तो दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, अभी रुको। H11 ये तीनों आइसोटोप है। पहले वाले में कितने न्यूट्रॉन है जरा बताना? 0। दूसरे वाले में कितने न्यूट्रॉन हैं? और तीसरे वाले में? इसको H11 को बोलते हैं प्रोटियम, H12 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और H13 को बोलते हैं ट्रीटियम। ओके, ये H लिखते हैं, इसको D लिख देते हैं, और इसको T लिख देते हैं। ओके गाइस, आइसोबार्स पे आते हैं। लेट्स गो टू आइसोबार्स। सेम atomic mass but different number of protons and neutrons। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन सेम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग है। जैसे AR एग्जांपल लेते हैं, AR 1840, K 1940, CA 2040। गॉट इट गाइस? एक और एग्जांपल भी लेते हैं, C 614, N 714।
ओके गाइस, अब आते हैं आइसोटोन्स पे। आइसोटोन्स आर दोज विच हैव गॉट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों में न्यूट्रॉन सेम है। ओके गाइस, तो आइसो टोन्स इसके बाद का सेकंड एग्जांपल के है C614 N714, रिएक्शन हाँ के, ये के 1940, 19 is the atomic number, 40 is the atomic mass. अब अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कर दें, हाँ है ना? दीज आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बोलो हाँ है ना? ऊपर वाला प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स बता रहा है, नीचे वाला प्रोटॉन्स बता रहा है। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट देन यू विल गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब ए माइनस जेड दोनों का सेम होना चाहिए, जैसे S1632 एंड P1531। क्लियर है बेटा? आयंस तो तुम्हें पता ही होगा क्या होते हैं। आयंस इज बेसिकली एटम प्लस इलेक्ट्रॉन या माइनस इलेक्ट्रॉन, डिपेंडिंग ऑन पॉजिटिव आयन बना रहे हो या नेगेटिव आयन बना रहे हो। ओके, अगर तुम एटम माइनस इलेक्ट्रॉन करोगे, व्हाट यू गेट इज अ पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं? कटायन। जैसे Na में से हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया, Mg में से हमने दो इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो हाँ है ना? क्लियर? ग्रेट। एटम प्लस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यू विल गेट अ नेगेटिव आयन, और वी कैन कॉल इट अनायन। एग्जाम्पल O2 माइनस, O था उसको दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। Isoelectronic species having same number of electrons, having same number of electrons, जैसे Na plus, Mg2 plus, Al3 plus, ये तीनों के तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, दे हैव गॉट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आते हैं आइसो डायाफर्स। These are the ones which have got same difference of neutron and proton. प्रोटॉन्स माइनस न्यूट्रॉन्स का जो डिफरेंस है वो दोनों में सेम। क्लियर है गाइस? आइसो उसमें क्या था? डायफर्स किसमें? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो डायवर्स हो गया सेम डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन्स इज कांस्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम। जो हमने एग्जांपल अभी लेंगे, या लेने की जरूरत भी नहीं है, यू गेट द आइडिया। हाँ ना, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन शुड बी सेम। अब न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? atomic mass minus atomic number, that is the number of neutrons. Atomic mass minus atomic number gives the number of neutrons. और प्रोटॉन्स क्या हो गया? Z। तो A माइनस 2Z यहां पे क्या होगा? सेम। आइसो डायवर्स के लिए A माइनस 2Z इज सेम फॉर द एटम्स। क्लियर है? अब आते हैं आइसोस्टर्स। molecules having same number of atoms सर and same number of electrons। हाँ बेटा बोलो। सर ये आपने आइजो क्या लिखा है सर? नीचे वाला जो जिसके बारे में मैं लिख रहा हूं, यस सर। ये है बेटा आइसोस्टर्स, ISOSTERS, आइसोस्टर्स। ठीक है? एग्जाम्पल CO2 N2, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3। हाँ तो बेटा मैं क्या कहता हूँ, CO2 और N2 दोनों में 3 3 एटम है, एंड काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
दोनों में सेम है, निकाल के देख लेना। ठीक है गाइस। अब आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ओके गाइस, रदरफोर्ड का मॉडल का ड्रॉबैक आया मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। उस बंदे ने क्या कहा कि चार्ज पार्टिकल्स, particles when accelerated emit radiation. Charged particles when they undergo accelerated motion they emit radiation. अब जरा इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, घूम रहा है। फिर व्हेन एक्सेलरेटेड emit radiation। आइडिया बीइंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना। सर्कुलर पाथ इज एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन इज अंडरगोइंग अ एक्सेलरेटेड मोशन, सो इट शुड एमिट रेडिएशन। अब अगर वो रेडिएशन एमिट करेगा तो रेडिएशन एमिट करने का मतलब है एनर्जी लूज करना इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और अगर ये एनर्जी लूज करेगा तो इट शुड गो इनटू अ स्पाइरल एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एमिट्स रेडिएशन, रेडिएशन मींस एनर्जी, इट इज लूजिंग एनर्जी, और अगर वो एनर्जी लूज कर रहा है इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ऐसा तो नहीं होता। उन्होंने कहा करो एक्सप्लेन, रदरफोर्ड कर नहीं पाया, मॉडल उसका हो गया फेल। समझ आया नहीं आया? उन्होंने कहा व्हाई द इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो मैं लिख देता हूं रदरफोर्ड्स मॉडल also failed to explain existence of certain definite lines in hydrogen spectrum। ये कुछ नहीं समझ आया होगा कि तुम्हें स्पेक्ट्रम ही नहीं पता, तो गिव मी सम टाइम। ओके, क्लियर है गाइस? ये लाइंस जो टर्म है, लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सिर के ऊपर से क्या होगा, लीव इट एट दैट, अभी इतना ही रखो। अब आते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। पहले लाइट was assumed to be a stream of particles। हमने क्या माना, लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स called corpuscles। अब assuming light to be a stream of particle, it could explain, this theory could explain phenomenon like reflection and refraction, but failed to explain phenomenon of diffraction and interference। फिजिक्स, फिजिक्स होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जरूर नहीं है मतलब स्ट्रीम ऑफ अभी बताता हूँ, गिव इट सम टाइम।
मैक्सवेल वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसने कहा लाइट इज नॉट अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, इट इज अ वेव। हाँ बेटा, कॉर्पसल, CORPUSCLES। लाइट इज एन electromagnetic wave. These electromagnetic interference. These waves are associated with oscillating electric and magnetic fields. Electric and magnetic fields. अब since light is a wave, इसके लिए कुछ टर्म्स यूज में आएंगी। वेवलेंथ, इफ लाइट इज अ वेव, तो ऐसे जा रहा होगा। 1 सेकेंड गाइस, वन सेकेंड। हाँ ये लो कर लो, और तो नहीं करना ऊपर। इसे क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, लैम्डा। अच्छा गाइस, लैम्डा के लिए जो यूनिट्स हैं वो तुम्हारी आती है, ये पता होना चाहिए तुम्हें, 1 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम है, ANGSTROM। वेवलेंथ की यूनिट मीटर नहीं होती। वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो ये यूनिट्स में हम निकाल रहे होते हैं। ऊपर जो मैंने लिखा है दैट वाज एंगस्ट्रॉम, नीचे वाला इज नैनोमीटर। ये 10⁻⁹ ये भी यूनिट है। हाँ। अब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज T। फाइन गाइस, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कवर लैम्डा डिस्टेंस। ओके, क्लियर है यहां तक? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर द वेव टू कवर लैम्डा डिस्टेंस। सर वो लिखना है सर, न्यूटन मीटर के ऊपर वाला। कैसे लिखना है? नहीं नहीं सर, वो लिखना था। नैनोमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम, ANGSTROM, ANGSTROM, एंगस्ट्रॉम। हाँ हाँ हाँ। तो टाइम पीरियड इज T। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बनाया था इससे। दिस इज नॉट V, दिस इज कर्व्ड V, जैसे टक्कर मार दी उसके अंदर। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। न्यू बोलते हैं इसे, NU। ओके, इट इज 1 बाय टाइम पीरियड। इसकी जो यूनिट होती है वो आती है हर्ट्ज। हर्ट्ज इज नथिंग बट सेकेंड इनवर्स। तो 1 जैसे किलो हर्ट्ज इज 10⁻³ हर्ट्ज। 1 मेगा हर्ट्ज इज 10⁻6 हर्ट्ज। और ये फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा होता है? नंबर ऑफ वेव्स passing through a particular point in 1 second. अब वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा? लाइट वेव की बात कर रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूँ इट इज स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया हमारा लैम्डा, T हो गया टाइम पीरियड। हाँ है ना? स्पीड का क्या मतलब है? स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की बात करें ना, एंड वी कैन राइट दिस डाउन एज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। हाँ है ना? क्लियर है गाइस?
1/d को मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया. नाउ दिस इज अ फॉर्मूला यू मस्ट रिमेंबर, c इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी. और c हमें पता है लाइट के लिए क्या होता है, 3 × 10⁸ तो एयर में होता है ना. हाँ, तो हम एयर की बात करेंगे ज्यादा. ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट. वेव नंबर, wave number, this is nothing but 1 by lambda. 1 by wavelength is wave number. Okay, अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? A, it is the height of crest या depth of trough. Okay guys, 1 by lambda, 1 by wavelength, कुछ नहीं है. वेव नंबर दे रखा है, एक तरीके से वेवलेंथ दे रखा है. ओके, और एम्पलीट्यूड समझ गए गाइस? दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. दिस क्लियर है? अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या क्या है? तुम्हारे पास एक लाइट आ रही है, उसकी स्पीड सबकी सेम होगी, लेकिन उनकी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है वो हर एक की अलग अलग होगी. सपोज तुम्हारे पास जब व्हाइट लाइट की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एक ही वेवलेंथ की सारी लाइट है. देयर इज लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज, बट दे हैव गॉट द सेम स्पीड 3 × 10⁸. क्लियर है यहां तक? गुड. अब हमने क्या कहा, व्हाइट लाइट में देखा कि कौन कौन सी लाइट है हमारे पास, कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट हमारे पास है, और हमने उसे अरेंज कर दिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी. आई हैव अरेंज द लाइट, जो व्हाइट लाइट हमारे पास आ रही है, इन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी. व्हाट यू ऑब्जर्व इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रा. जब तुम उन्हें अरेंज करते हो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में, तो व्हाट यू गेट इज अ स्पेक्ट्रम. इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो देखा गया सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? कॉस्मिक रेज. देन यू हैव गॉट गामा रेज, then you have got X rays, then you have got UV rays, then you have got visible light, then you have infrared rays, then you have microwaves, then you have radio waves. देखा आई हाँ आई आर है. हाँ, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, और उसके बाद आता है लॉन्ग रेडियो वेव्स. ये मैंने किस में अरेंज करा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. इसमें मैंने इन्हें अरेंज करके तुम्हें दिया है. ठीक है बेटा? दैट्स गुड. अब विजिबल लाइट की बात करते हैं. विजिबल लाइट होता है वॉयलेट से लेके रेड एंड, वॉयलेट एंड रेड एंड. तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा, रेड की होती है सबसे कम. इनमें विजिबल लाइट में वॉयलेट हैज गॉट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, रेड हैज गॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी. तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? रेड की. और वेवलेंथ सबसे कम होगी वॉयलेट की. वॉयलेट की होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, रेड की होती है 7500 एंगस्ट्रॉम. ये वॉयलेट का है, ये रेड का है. ओके, गुड. अब आते हैं मोजलीज एक्सपेरिमेंट. क्या स्पेलिंग है? MOSELEY, मोजली. A new type of electromagnetic
magnetic radiation was obtained when target material was placed in path of cathode rays. These electromagnetic radiations were called X-rays. Were called X-rays. Moseley suggested that fast Moseley suggested that fast moving cathode rays were able to remove electron from inner orbits of atom. This creates vacancy in inner shells and electron from higher shells fall into these shells. Creates. Okay. Idea was, उसने कहा कि जब तुम एटम को कैथोड रे से स्ट्राइक कर रहे हो, ठीक है, तो लेट मी टेक टू शेल्स. शेल मतलब शेल को अभी नॉर्मल लैंग्वेज में समझो ऑर्बिट. दो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं. जब कैथोड रेज ने स्ट्राइक करा तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बाहर किक आउट कर दिया. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जब कैथोड रेज एटम पे पड़ी तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को, अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनर शेल्स में, जो न्यूक्लियस के पास वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बाहर निकल गए. और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले ऑर्बिट्स में हैं, दे जम्प्ड टू ऑक्यूपाई दिस स्पेस. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए इनर शेल्स वाले, एंड नाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर शेल्स फेल इनटू द इनर शेल्स क्रिएटिंग एक्स-रेज. समझ आया नहीं आया? एनर्जी दी, टक्कर मारी, उसको बाहर किक आउट कर दिया. नहीं बताऊंगा, ठीक है? ओके. सर तो बाहर वाले ऑर्बिट का क्या हुआ? हाँ, तो बाहर वाले ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ गए. जितनी वैकेंसी जनरेट हुई उतने इलेक्ट्रॉन्स अंदर नहीं आएंगे ना ऐसे, ठीक है? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो हमारी बेसिकली रेज जनरेट हुई, दे वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल. जिस मटेरियल पे हमने कैथोड रेज स्ट्राइक करवाई, उसके जेड पे डिपेंड कर रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ रेज एमिटेड. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल. तो ऐसे मान के चलो, मैं समझाता हूँ. ये टारगेट मटेरियल है, दिस इज द मटेरियल. ओके. इस पे हमने कैथोड रेज मारी. कैथोड रेज जब मारी तो क्या चीज बाहर निकली बेटा? रेडिएशन बाहर निकली, एक्स रेज. क्लियर है? हम कह रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी थी, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना,
of those rays emitted, it was directly proportional to atomic number of the material जिसके ऊपर हमने rays strike करवाई थी, cathode rays. Clear है? मेटल के ऊपर हिट करवाया था, ठीक है. तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. मेटल. ओके, गुड. तो अब इन्होंने कहा ये एटॉमिक नंबर है, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल जिसके ऊपर हमने कैथोड रेज हिट करवाई. तो देखा क्या गया, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z माइनस B. एक्चुअली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z माइनस B, वेयर B इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट. रुक जाना, ये मत पूछना है क्या है, पीरियोडिक में पढ़ेंगे, नॉट बिफोर. ओके. और जब तुम इक्वेट करोगे इसे, तो दिस इज इक्वल टू A इंटू Z माइनस B बेटा. A is just a proportionality constant. Proportionality constant. Constant हमने लगा दिया. So this is what you have. This is your equation. Clear है? A into Z minus. ठीक है guys? Clear to everybody or not so far? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फॉर्मूला है याद करने का. ओके, गुड. हाँ, श्योर, जाओ. इतने में क्या बनेगा बच्चों? मीनवाइल ट्राई टू मेक द कर्व. बेटा अगर हम रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस Z का कर्व देखें, Z अगर हमारा B ले हम, तो क्या बन जाएगा? रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 बेसिकली. तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे अगर ZB है तो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है? 0. द कर्व विल बी गोइंग लाइक दिस. क्लियर है या नहीं? A एंड B आर पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव नहीं हो सकती. ओके, A एंड B आर पॉजिटिव. बेटा ये जो कर्व मैंने अभी बनाया है ना, ये पॉइंट B के साथ, ये तुम्हें बाद में समझ आएगा व्हेन यू हैव डिस्कस स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का ये समझ आ जाएगा. अभी मैंने बता दिया ये कर्व इस तरीके से जाता है. ओके, बी क्या था? बी वॉज स्क्रीनिंग कांस्टेंट. ये भी तुम्हें नहीं बता अभी, जस्ट बियर विद इट. ओके, अब किस पे आते हैं? अब आते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन. पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन. Idea is light shows both particle as well as wave nature. Crux ये है, wave nature of radiation could successfully explain phenomenon of reflection, refraction, dispersion, diffraction and interference. It could not explain. It could not explain black body radiation. Photoelectric effect. Line spectra of atoms. लाइट है. Line spectra of atoms with special reference to hydrogen. ये चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाए. ओके, अब आते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे.
ब्लैक बॉडी रेडिएशन बच्चों. Okay, just a second guys. ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे आते हैं. एन आइडियल बॉडी. ओके, आइडियल बॉडी होती नहीं है वैसे. ओके, आइडियल बॉडी क्या होता है? इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट emitter of radiation and is called a black body. And is called a black body. The radiation emitted by such a body is called black body radiation. ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन. When such a body is heated, when such a body is heated, it emits radiation. It emits radiation over wide range of wavelengths. आइडिया इज जब ब्लैक बॉडी को हीट करते हो तो वो बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट एमिट करता है. एग्जांपल लेते हैं. व्हेन Fe is heated, when Fe iron is heated, it first turns dull red. It first turns dull red. Then more and more red. As temperature increases, temperature जैसे बढ़ाते आओगे it turns more red. On heating further, radiation emitted becomes white. Radiation emitted turns, becomes white. Radiation emitted becomes white and then blue. As temperature becomes very high. Idea is it is emitting large range of radiations, large varying wavelength की radiation वो सारी emit कर रहा है and becomes very, as temperature becomes very high. In terms of frequency, अब ये रेड से ब्लू की तरफ जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है? रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, ब्लू की ज्यादा होती है. तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इट मीन्स that radiation emitted goes from lower frequency to higher frequency as temperature increases. रेड से ब्लू जा रहा है मतलब लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहा है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस. द रेड कलर
lies in lower frequency region and blue color belongs to higher frequency region of electromagnetic spectrum. The exact frequency distribution of emitted radiation that is intensity versus frequency curve of radiation from black body depends only on its temperature. Depends only on its temperature. कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे. एट अ गिवन टेम्परेचर, at a given temperature, intensity of radiation emitted increases with, मैं पूरा लिखता हूं, increases with decrease in wavelength. Reaches a maximum value. Reaches a maximum value at a given wavelength. And then starts decreasing with further decrease in wavelength. ये पार्ट नहीं समझ आया होगा, मुझे तो पूरा ही नहीं आया. कोई बात नहीं. रेड और ब्लू तो समझ आ गया होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते आओगे तुम्हारा इट विल गो फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी. रेड से ब्लू की तरफ जाता जाएगा. रेडिएशन एमिटेड इज गोइंग फ्रॉम रेड टू ब्लू. मतलब हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इज एमिटेड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस. गुड. अब आते हैं इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ. इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ. ये है हमारा. 1 सेकेंड, दूसरा मैं फिर जाऊँ. 1 सेकेंड गाइस. ठीक है, इस तरीके से जाता है. ये वेवलेंथ हो गया. जो हमने लिखा है वही कर्व में बनाया है. क्या कि जैसे जैसे तुम वेवलेंथ को पढ़ो गाइस, यहाँ पे एट अ गिवन टेम्परेचर से पढ़ो, इंटेंसिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वेवलेंथ. एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वेवलेंथ. दिख रहा है गाइस? राइट से लेफ्ट जा रहे हैं हम कर्व. वेवलेंथ डिक्रीज करने पे क्या हो रहा है बच्चों? इंटेंसिटी इज, वेवलेंथ डिक्रीज करने पे इंटेंसिटी इज
इंक्रीजिंग, राइट? इट रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू, और फर्दर डिक्रीजिंग वेवलेंथ क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज। दैट्स इट, खत्म। सर फिर से डालना पड़ेगा। बेटा यहां से देखो, एट अ गिवन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर T1 पे है, ये टेम्परेचर T2 पे है, एंड रिमेंबर T2 इज ग्रेटर देन T1। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जैसे जैसे तुम वेवलेंथ कम करते आओगे, इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ती नहीं। बढ़ेगी। इट विल रीच अ मैक्सिमम वैल्यू, एंड विद फर्दर डिक्रीज इन वेवलेंथ इंटेंसिटी डिक्रीज। वही लिखा है, दैट्स ऑल आई हैव डन। समझ में आया नहीं आया? सर T2 क्या है सर? दो डिफरेंट टेम्परेचर हमने देखा है। दोनों में सेम चीज होती है। हाँ, दोनों पे सेम चीज हो रही है। मैंने बस ये बता दिया टेम्परेचर T2 पे कर्व इज हायर। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ, हायर टेम्परेचर ज्यादा करता है। हाँ, ज्यादा ऊपर जा रहा है, पीक हायर है। ओके, गुड। अब वी आर डन विद ब्लैक बॉडी, लेट अस डू सम फॉर्मूले एज वेल। टाइम है, फॉर्मूले भी कर लेते हैं। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। मैक्स प्लैंक, मैक्स प्लैंक ने क्या कहा, एटम या मॉलिक्यूल एमिट्स या एब्जॉर्ब्स, दोनों ही केस में, ओके गाइस, एमिट्स या एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन discrete quantities and not in continuous manner. आइडिया इज, कोई कहे कि यार हमारे ऊपर लाइट पड़ रही है, कितनी एनर्जी हमने गेन कर ली, लाइट जो हमारे ऊपर गिर रही है वो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो हम ये नहीं कह रहे लाइट कॉन्टिन्यूसली पड़े जा रही है आपके ऊपर, मतलब आइडिया इट इज नॉट कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइडिंग एनर्जी। एनर्जी के पैकेट्स हैं Discrete जो, क्या हुआ? डिस्क्रीट का मतलब बता रहा हूँ, एनर्जी के पैकेट्स हैं जो हमारे को हिट कर रहे हैं। अगर एक पैकेट हिट करा तो एनर्जी सपोजिंग एक्स मिली, 10 पैकेट हिट करे एनर्जी 10x मिली। तो वो जो क्वांटिटी जो मैंने लिखा है, क्वांटिटीज, उन पैकेट्स को हमने क्या बोल दिया, फोटोन या क्वांटा। उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हमने क्या बोल दिया, फोटोन या क्वांटा। क्लियर है? और हर पैकेट की एनर्जी कितनी है, हर पैकेट की एनर्जी, इट इज एच अ कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जिस फ्रीक्वेंसी की सर रेडिएशन ये क्या हमारे ऊपर, सिंबल है सर? कौन सा भाई बेटा, सर ये इज इक्वल टू से पहले। ई, 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 एनर्जी, ई। ठीक है ना बेटा? एनर्जी ऑफ वन फोटोन या वन क्वांटा या वन पैकेट कितना है, एच इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। क्या है यहाँ पर? एच इज अ कांस्टेंट, अभी बताता हूँ। एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक ने ये दिया है तो इसका प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर है? मतलब अगर तुम एच इंटू फ्रीक्वेंसी करोगे, फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या होती है, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज, हाँ है ना? तो आइडिया इज यहां से जब तुम एच न्यू करोगे एनर्जी किस में आएगी, जूल में। एच इंटू फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल में बेटा। क्लियर है यहां तक? गुड। एंड न्यू इज द, ये न्यू क्या है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ओके, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो हमारे ऊपर गिर रही है। ओके, अब ज्यादातर तुम्हें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी, ज्यादातर तुम्हें क्या दिया होगा, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दी होगी रेदर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। हमें पता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ क्या होता है, सी, राइट? तो क्या मैं इसे एच सी बाय लैम्डा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं? दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ओके, सर यहाँ पर H क्या है? एच प्लैंक्स कांस्टेंट ही है, न्यू की जगह सी बाय लैम्डा लिखा है, यहाँ पे न्यू की जगह सी बाय लैम्डा लिखा है मैं, और कुछ नहीं किया। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन या वन क्वांटा। ओके, तो अगर हमारे पास n पैकेट्स हैं, वी हैव गॉट n पैकेट्स, n फोटॉन्स हैं, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा,
NH न्यू या NHC बाय लैम्डा, क्योंकि एक पैकेट की एनर्जी हमें पता है HC बाय लैम्डा होता है, तो N फोटॉन्स है, टोटल एनर्जी NHC बाय लैम्डा हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो यही जो चीज मैंने अभी बोली है इसको मैं लिख रहा हूं, रेडिएंट एनर्जी, जो रेडिएशन की एनर्जी है, इट इज एमिटेड या एब्जॉर्ब another number of photons, n photons, n photons की टोटल एनर्जी हमने निकाली। this energy is not emitted continuously, it is emitted discontinuously in the form of small packets, in form of हाँ, called quanta, and energy emitted या absorbed by a body is always इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा। भाई जितना क्वांटा का एनर्जी है, एक क्वांटा की जो एनर्जी है उसका कोई मल्टीपल ही होगा टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड बाय अ बॉडी, ठीक है ना? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा। एक क्वांटा की एनर्जी क्या थी? HC बाय लैम्डा या H न्यू। अब जो हमारा ओवरऑल एनर्जी एमिटेड या एब्जॉर्ब होगी दैट विल बी n टाइम्स ऑफ दैट, वेयर n इज अ इंटीजर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। ये वाला पार्ट क्यों बेटा? भाई दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन या क्वांटा, तो जो टोटल एनर्जी है इट इज n टाइम्स ऑफ दैट, n फोटॉन या क्वांटा। हाँ यही बोला है मैंने, और कुछ नहीं बोला। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? आया? दैट्स गुड। कुछ क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, करें गाइस? लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन। थक वक तो नहीं गई होगा एनी चांस? हाँ बिल्कुल। 1 सेकेंड, आवाज ही नहीं आ रही।